मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अल्प प्रवास के दौरान छिंदवाड़ा पहुंची, जहां स्थानीय सर्किट हाउस छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दीदी उमा भारती से मुलाकात करते हुए श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामराव महाले, पूर्व विधायक सौसर, श्री बंटी साहू जिला भाजपा अध्यक्ष, श्री योगेश सादरंग, श्री धर्मेंद्र मिगलानी, श्री अजब सिंह लोधी, श्री अभिलाषा गौहर, श्री राजेश बेश, श्री लखन वर्मा जिला पंचायत सदस्य, श्री डॉक्टर गुलाबराव पांडे सदस्य जनपद पंचायत सौसर, श्री गगन गोहेल पूर्व सभापति जनपद पंचायत सौसर, श्री देवेंद्र सूर्यवंशी, श्री देवेंद्र वर्मा, श्री चौधरी उत्कर्ष सिंह, श्री प्रभाकर खड़से, श्री पीके दुबे, श्री भूषण ढूंढे, श्री शुभम मानकर आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रात्रि विश्राम के पश्चात लोधी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष अजब सिंह पटेल के निवास खमरा चौरई पहुंची सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा किया। इसके पश्चात अन्नपूर्णा लाल चौरई में लोधी समाज का प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा किया और भाजपा नेता का स्वागत किया और सिवनी बारघाट होते हुए बालाघाट में उत्तराधिकारी पुत्र लोकेश लिलहारे के निवास स्थान पर रुकेंगे। दिनांक 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक का प्रवास था। छिंदवाड़ा से जफर अली के साथ आलोक सिंह की रिपोर्ट। साहू जी बेचारे एक जबलपुर के बना के लाए थे बहुत अच्छा, और उसको उन्होंने कहा ये केक है जी जी तो काट दीजिए, तो हनुमान जी को चढ़ाया हमने, उसके टुकड़े करके भोग लगा दिया। तो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर दिग्विजय सिंह ने उसी को इशू बना लिया और भगवान ने फैसला सुना दिया, अंडा उनके हिस्से में आया, कलाकंद मेरे हिस्से में आया। तो इसलिए छिंदवाड़ा मुझे बहुत मीठा लगता है, कलाकंद के जैसा। जी जी। तो अब आप लोग बोलो, छिंदवाड़ा लोकसभा लड़ने की कोई इच्छा है क्या आपकी? बहुत तो प्रिय है आपके लिए छिंदवाड़ा। अभी मैं कल बालाघाट जाऊंगी तो बालाघाट वालों को भी यही कहना है। शराब नीति को लेके क्या क्या है? इसलिए मैं तो कुछ बातें मैं बोल दूं तो खराब भी आ जाएगी, और कुछ बातें मैं अपने मन से करती हूँ। जैसे राम मंदिर आंदोलन वो भाजपा ने जैसे नहीं किया था, मैं उससे सहमत थी। जैसे घुसपैठ के खिलाफ वो मैं उससे सहमत थी। जैसे तिरंगा मैं उससे सहमत थी। लेकिन चुनाव लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये सब मैं बिल्कुल अपने मन से तय नहीं करती, सोचती भी नहीं। शराब नीति को लेकर आप जो कर रहे हैं आंदोलन की, वो इसीलिए क्योंकि कोरोना काल में एक बात स्पष्ट हो गई कि शराब नहीं पीने से कोई नहीं मरा, कोरोना से लोग मरे। तो मुझे लगा कि हम इसका लाभ उठा सकते हैं जब लॉकडाउन खुला, और हम सिलेक्टिव होकर दुकानें खोलें। मैंने ये बात योगी जी से भी कही और ये बात शिवराज जी से, 2 मुख्यमंत्रियों से कही। बाद में मुझे समझ में आया कि इनकी शराब नीतियाँ बनी हुई हैं, इसलिए अब इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के तौर पर नीति बनावे, नेता हूँ ही, मेरी बातों से आपको लगा है कि मैं नेता टाइप की हूँ। दूसरा, मैं आप सबकी हूँ, मैंने संन्यास ले लिया है, मैं अयोध्या के लिए जान देने को तैयार थी। समस्त हिंदू समाज का एक अंश वह समाज भी है। मैं बस इस बात पर जरूर गर्व करती हूँ कि जो चापलूसी, चमचागिरी और साजिश मेरे स्वभाव में नहीं है, उसका कारण है कि उस जाति का रक्त मेरे अंदर है, और इसलिए उनने मेरे अंदर एक गरिमा, एक गौरव, एक आत्माभिमान है जो उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी तो मैं सब समाजों के बारे में ही एक ही बात कहूँगी, अगर आपने उनके वोट मांगे हैं और अगर आपने उनको उनसे मांगा है और उनने आपको बनाया है, तो आप सब चीज़ों का ध्यान रख करके चलो, सर्व समावेशी होकर के चलो, सर्व समावेशी। और ये बात मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये लगातार बोलती रही हूँ। अटल जी के समय पर भी मैं ये बात बोलती थी, जब मैंने 33% महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण में से मैंने कहा था ST SC OBC का कंपोनेंट इसमें अलग कर दीजिए, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ST SC OBC हैं, वह भी वोट दे रहे हैं भाजपा को, और वो अपना स्थान देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर हमारा क्या स्थान है, हमारी क्या जगह है। तो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस समाज को मुझ पर गर्व करने का अधिकार है, लेकिन मैं तो सब समाजों की फिक्र करूंगी, आपकी भी करूंगी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आईडी थोड़ा नीचे कर लो ना भैया, 1 जनवरी नया साल का प्रारंभ है। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, मैं तो बालाघाट में मेरे एक भाई हैं, बिल्कुल बेटा है लोकेश, तो उसके यहाँ रहना है 21 से 1 तक, और फिर जाम साहब के दर्शन करने के लिए लौटना भी है। जुमदेव महापुरुष जुमदेव के कार्यक्रम में भाग लेते, तो इसलिए मैं यहाँ से निकली तो दादा के चौरई जाने की इच्छा थी, निकल ही रही थी, तो रात को भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जाम शामली यहाँ है, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ से मिला था, और अंडा और
कलाकार का आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे उस जी, जी, वक्त। केक की बहुत बात। बड़ा विवाद कर दिया था का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही, आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की, राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है, हम भी हैं ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता दीदी है। उज्जैन कॉरिडोर है, कैसा लग रहा है उज्जैन कॉरिडोर है? नहीं देखा दीदी मतलब जब देखा ना तो ढका हुआ था, जब खुला है अभी तक नहीं देखा। दीदी, ये बहुत बेचारा ना, ऐसे नहीं करो, बहुत देर से भैया बोलो। कांग्रेस कहती है आपके जब भी जो बयान जारी होते हैं जो सरकार है गंभीरता से नहीं लेती है आपकी बात, तो इसमें मैं क्या जवाब दूं? ये तो सरकार और कांग्रेस के बीच की बात आ गई। मैं अपनी बात पर पूरी गंभीर हूँ, मैं अपने कमिटमेंट पर पूरी गंभीर हूँ, और भगवान की दया ऐसी रही है कि जो बात पे मैं गंभीर रही हूँ वो बात होकर रही है। दीदी आपके शासनकाल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद है, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की, इस पे क्या कहना है? सलमान खुर्शीद साक्षात अवतार माना गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति माने गए हैं भगवान राम, और उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो राम राज्य की स्थापना की थी वो चतुर्युगों से सबसे प्रभावी माना जाता है। उनके साथ किसी की भी तुलना करना, और वो भी मैं सलमान खुर्शीद के, मुझे तो लगा मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई में से कोई निकला है। लेकिन आपने कहा है तो मैं कह दे रही हूँ कि इस तरह की तुलना करने से वो हंसी के ही पात्र खुद बनेंगे, और उस बेचारे को ही बनाएंगे जो यात्रा कर रहा है। भारत टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पता नहीं कहीं टूटन दिखाई दे रही किसी जगह पर, मुझे नहीं पता। कांग्रेस, मुझे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही टूटती लग रही है, मैं आपको बताऊँ। हाँ दीदी आपका जो है मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आपके इसमें रेगुलर हुए, और अभी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। पुनर्नियुक्ति हुई थी। हाँ 45,000 लोगों को मैंने कैबिनेट के पहले डिसीजन में ही पुनर्नियुक्त कर दिया था, क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय लगा था कि बहुत, वो समाज का सबसे गरीब वर्ग था, बहुत कम उनको तनख्वाहें मिलती थी और फिर भी वो निकल जाना चाहते। इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और इसलिए मैं एक लाइन इसमें पकड़ गई हूँ। अब उन्होंने एक नई बात कह दी है कि बिहार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई, तो क्या मुरैना में नहीं हुई थी जहरीली शराब से मृत्यु? यहाँ तो शराबबंदी नहीं है। क्या प्रतापगढ़ में नहीं हुई थी जहरीली शराब से मृत्यु? वहाँ तो शराबबंदी नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियों में मैं जरूर कुछ बातों पर बहुत मुखर होकर बोल रही हूँ। जैसे मैंने राम मंदिर की आस्था पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था, मैं शराब से नफरत करती हूँ और मैं गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हूँ। मेरा बस चलेगा तो मैं शराब का नाम और निशान मिटा दूंगी, लेकिन चूंकि मुझे ये मानना पड़ा कि एक नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली होनी चाहिए और उस पर मैं बहुत आग्रही हूँ, तो इसलिए ये कुछ समय मैंने उसमें अपना लगाया है। ये लोधी समाज के कार्यक्रम में आपने कुछ कह दिया ऐसा जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह? वीडियो देखिए जी, तो देख लीजिए, जो देखिए वीडियो में कही गई बात से मैं मुकर ही नहीं सकती हूँ, जी, क्योंकि वो बात ऐसी नहीं है जो मैंने प्रिंट मीडिया को दी हो। तो देख लीजिए ना उसमें क्या कहा है, आप उसको स्पष्ट देखिए। मैंने बहुत सुंदर प्रवचन सुना रही हूँ। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि चित्रकूट में जब भगवान राम रह रहे थे, चित्रकूट की घटना है, तो सीता जी ने उनको कहा कि अब तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो आप ये धनुष बाण खूंटी पटांग दो कुटिया की। तब भगवान राम ने कहा कि अयोध्या मुझे प्राणों से बढ़ के प्यारी है, वो मैंने छोड़ दी। लक्ष्मण और तुम सीता दोनों मुझे प्राणों से बढ़ करके प्यारे, मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये धनुष बाण मैंने धर्म की रक्षा के लिए धारण किया, इनको नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। और शस्त्र की एक तो वैधानिकता है कि लाइसेंस सरकारें देती हैं, दूसरा हिंसा और हिंसक विचार ये नहीं होने चाहिए, और ये निशस्त्र व्यक्ति के भी हो सकते हैं। और हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के हाथ में क्या बोलते हैं, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है, और भगवती को तो सारे देवी देवताओं ने अपने सारे शस्त्र समर्पित कर दिए। दीदी कन्हैया कुमार का आज ही बयान में सुन रहा था, तो उनका कहना है कि जो साधु संत महात्मा है हथियारों की बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता। भगवान परशुराम साधु संत थे, उसको पता नहीं ना। कन्हैया कुमार का दिमाग पूरा चलता है कम्युनिस्ट, क्योंकि एक तो इतने मुख्यमंत्री थे उसमें कि समझ में नहीं आता था। मतलब एक मुख्यमंत्री नहीं था ना, वहाँ पर कई 3-4 लोग थे जो अपने आपको एक तो सुपर चीफ मिनिस्टर समझते थे, हमारे दादा भाई वही कलाकंद और अंडा वाले। तो इसलिए वो आप खुद भी कहते हैं कि मेरा चेहरा देख के ही वोट कम हो जाते हैं। तो अभी सब लोग मिलकर चला रहे थे, तो उसमें की परफॉर्मेंस तो आप बहुत अच्छी तरह से समीक्षा कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी एक चीज और आ रही है कि आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कांग्रेस कहती है कि दीदी छिंदवाड़ा से आपका लगाव जो है काफी पुराना है, जामसावली भी आप जाते रहेंगे। छिंदवाड़ा जामसावली से, हाँ, छिंदवाड़ा जामसावली से आपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की थी। कमलनाथ जी ने भी हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनाया है, इस बारे में एक बार आप बताएं। तो अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया।
जो बात मैंने अभी कही ना कि जाति समाज हुआ कुछ आपका हुआ ऊषा ठाकुर जी के भी अचानक कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जो चर्चाओं ये का विषय अखबार ने एक साथ 3 महिलाओं के नाम छापे हैं। ये महिला विरोधी बात है, ये महिला विरोधी सोच है। आपको लगता है पुरुषों के बयान ऐसे नहीं आ रहे? खाली प्रज्ञा के और क्या नाम है उनका उषा के और मेरे ही बयान आ रहे हैं, भाई लोगों के भी ऐसे बयान आ रहे हैं। इसलिए पहली बात तो महिला विरोधी मस्तिष्क है जिसने भी इस विचार को फैलाया। दूसरी बात जो प्रज्ञा ने कहा कि शस्त्र रखना चाहिए, शस्त्र का तो लाइसेंस सरकारें भी देती हैं, जी तो इसका मतलब है ना वो शस्त्र रखने की इजाजत देती है सरकार। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर शस्त्र रखने की इजाजत देता है। आज का भारतीय कानून आपको शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। शस्त्र रखना गलत नहीं है, हिंसक भाव रखना गलत है। शस्त्र आपके हाथ में हो लेकिन वो रक्षा के लिए हो, आत्मरक्षा के लिए या दूसरे की रक्षा के लिए, राज्यों का विषय है। तो लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नीति बना के अपने शासित राज्यों को निर्देश दे सकती है। दूसरा, मध्य प्रदेश कई नए नवाचारों में मॉडल स्टेट बना है, जैसे तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसमें भी मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बन सकता है। एक नियंत्रित शराब वितरण, हमारी गर्दन दुखेगी दूसरी से खड़े हो। अच्छा मेरे पास आ जाए। ठीक है। नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बने। इस मामले में वीडी शर्मा जी, शिवराज जी और मैं, हम तीनों बिल्कुल एक मत हैं कि जो नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होगी उसमें मेरे सारे परामर्श शामिल किए जाएंगे और वो नीति शायद जनवरी में घोषित होगी। मंत्रिमंडल को, हाँ बोलिए राज। मंत्रिमंडल को लेकर आपने कहा है कि वो तो मैंने पहले कहा था, संतुलित नहीं है, ट्वीट आया है। ये मैंने 2 साल पहले का कहा। आप उसमें लिखा, आप पढ़ के ट्वीट पूरा पढ़ा करो भैया। तो फिर हमको देखिए, ट्वीट और वीडियो इसका कोई खंडन नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड आपने दिया है और आप उसमें जरा भी हेराफेरी मैं तो नहीं कर पाऊंगी। जिसने किया मतलब हेराफेरी नहीं कर सकता। आप उसको फिर से पढ़िए। अच्छा कब कहा है मैंने कहा 2 साल पहले मैंने ऐसा कहा। अभी संतुलित दीदी विधानसभा के पहले इस दौरे को आप, विस्तार ही नहीं हुआ। दीदी विधानसभा के ठीक पहले ये दौरे को आप कैसा लेते हैं? काफी बड़ा दौरा आपका ये जो चल रहा है, भोपाल से निकले फिर छिंदवाड़ा बालाघाट। मैं तो अभी अमरकंटक में थी 1 महीना, फिर मैं वहाँ, क्योंकि मैंने एक रोड मैप बनाया था अपने 5 साल का, जिसमें 2 साल गंगा जी के किनारे मुझे यात्रा संपूर्ण करने की, दुर्भाग्य से कोरोना की वजह से मैं 4 साल की थी। फिर 1 साल मैंने तय किया था कि मैं अपने मन के स्थानों पर रहूंगी। तो अभी मार्च से तो मुझे हिमालय चले जाना है, अभी बहुत बर्फ है इसलिए। तो इस बीच में मुझे उन सारे लोगों से मिलना था जिनसे मैं बहुत स्नेह रखती हूँ। तो चोरई वाले जो दादा हैं अजय सिंह, तो रास्ते में पड़ रहा है ना सारा, इसलिए वहाँ से होती हुई जा रही हूँ। इसका अभी कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। शराब के पीछे भी बिल्कुल अच्छा जो लोगों ने, कई लोगों ने, ये जो शराब लॉबी है, देश की 3 लॉबी बहुत खतरनाक है, खा जाना चाहती है देश को। एक शराब लॉबी, एक खनन लॉबी और एक पावर लॉबी, जो नदियों को शोषण कर करके, वनों को काट काट करके